प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, ऑनलाइन YouTube चैनल पर। आज हमारी जो चर्चा होगी वो महाजनपद काल पर होगी। हम इसमें पूरे महाजनपद नहीं पढ़ाएंगे, महाजनपद काल की विशेषता बताएंगे। जैसा कि पिछले एग्जाम में MPPSC में आया था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, राजनीतिक अवस्था का उल्लेख कीजिए। तो आज हमारी जो चर्चा है वो यही है। जैसा कि आप जानते हैं महाजनपद युग, ये महाजनपद युग जो है क्या है समझ लीजिए। महाजनपद युग को हम कई नाम से जानते हैं, इसे महाजनपद युग कहते हैं। और ये जो काल है ये लगभग रहता है 600 BC से लेकर सीधा 321 BC तक, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना राजवंश की स्थापित करेंगे, मौर्य डायनेस्टी को स्थापित करेंगे, उसी के साथ ये समाप्त हो जाता है। और इसको हम प्राक मौर्य काल भी कहते हैं, प्राक मौर्य काल यानी मौर्यों से पहले का काल। इसे हम बुद्धकालीन भारत भी कहते हैं, बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्धकालीन भारत भी कहा जाता है। तो ये हमारी चर्चा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद दिखाई पड़ते हैं। और इनकी जो जानकारी का जो सोर्स है, इनकी जो जानकारी है वो प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। एक तो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरी किताब है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये महाजनपद होते क्या हैं। देखो बच्चों, महाजनपद को हम ऐसे समझते हैं, मनुष्य प्रारंभ में यायावर जीवन जीता था, यानी घुमंतु था, यहाँ वहाँ घूमता फिरता था खाने की तलाश में, यानी खाना बदौश और यायावर जीवन जीता था। और वो कच्चा मांस खाता था, वो उत्पादक कम उपभोक्ता ज़्यादा था। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास के साथ ही स्थिर ग्राम्य जीवन की भावना का भी विकास हो गया। अर्थात कृषि स्टार्ट हुई तो वो मनुष्य जो घुमंतु था, यायावर जीवन जीता था, वो अब कृषि के लिए एक जगह खेती करने के लिए रुकेगा। यानी इस तरीके से स्थिर ग्राम जीवन की भावना का विकास हुआ, यानी यहीं से ग्रामों का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जब गाँव का निर्माण हुआ, उनकी आबादी बढ़ती गई, वो जनपद कहलाए। जनपदों की आबादी बढ़ती गई, वे महाजनपद कहलाए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते हमें गंगा घाटी में और कुछ इलाकों में 16 महाजनपद दिखाई पड़ते हैं। यही महाजनपद है। उनमें थे काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल। ये सारे जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गंधार, कंबोज और अस्मक। इनमें अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में था, गोदावरी नदी के तट पर था। तो ये 16 महाजनपद दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस काल की हम विशेषताएं बताएंगे कि इस काल में हमें क्या देखने को मिलेगा। ये है इसकी विशेषताएं। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होना, द्वितीय नगरीकरण, वणिकवाद का पुनरुत्थान, मत्स्य न्याय की स्थिति, धार्मिक क्रांतियों का युग, लोहे का व्यापक प्रयोग और विदेशी आक्रमण, इन पर हमें चर्चा करनी है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो है भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होना। राजनीतिक इतिहास दो प्रकार का होता है, एक तो सांस्कृतिक इतिहास होता है और एक राजनीतिक होता है। सांस्कृतिक इतिहास तो हमारा जो है वो अपेक्षाकृत बहुत पुराना है। भीमबेटका की गुफा तक जाता है, वो हथनौरा तक जाता है, यानी आदि मानव का काल, चित्रांकन जो उन्होंने किए गए वो सब सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक इतिहास उसे कहा जाता है जिस काल में हमें जो है राजनीतिक घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, जहां राजाओं का शासन दिखाई पड़ता है। देखिए, वैदिक काल में तो हमें एक ही राजनीतिक घटना ज्यादातर याद है और वही आती है, वो है दशराग का युद्ध, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था पारशनी यानी रावी नदी के किनारे। वो एकमात्र घटना, एक आध दो ही घटना मिलती है हमें ऋग्वेद में। लेकिन 16 महाजनपद में हमें बहुत सारे राजा दिखाई पड़ रहे हैं, 16 राजतंत्र और गणतंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मगध में हम देखते हैं बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, अवंती में चंद्रप्रद्युम्न डटे हुए हैं, तो वहीं गंधार में पौष्कर सारिन है,
और जो प्रसेनजित हैं वो हमें कौशल राज के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर कौशाम्बी में यानी वत्सराज उदयन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजवंश हमें दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए इसको हम राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होना मानते हैं। यानी यहीं से भारत का जो है राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हो रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। जैसे चीटक हैं जो राजा हैं, लिच्छिगढ़ राज्य के प्रमुख हैं, वो हेड हैं चेटक। तो ऐसे बहुत सारे हमें जो राजतंत्र और गणतंत्र यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो है द्वितीय नगरीकरण। देखिए विश्व स्तर पे हम देखें और भारत स्तर पे हम देखें तो पहली बार जो नगरीकरण हुआ हमारे यहाँ वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ता है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। जैसा कि हम जानते हैं कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलाबारी, ये बड़े बड़े नगर थे। उन्नत जल निकास प्रणाली दिखाई पड़ रहे हैं, शानदार ड्रेनेज वाटर सिस्टम है। इसके अलावा हमने उसमें देखा कि बहुत सारी चीज़ें और भी मिली हैं, स्विमिंग पूल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो पहला नगरीकरण था। फिर आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे आर्यन, तो वो नगरीय सभ्यता वाले नहीं थे, वो ग्रामीण सभ्यता वाले थे। उसके बाद ये महाजनपद काल आया। इस काल में हमें द्वितीय नगरीकरण दिखाई पड़ता है, सेकंड अर्बनाइजेशन हम कह सकते हैं इसे। भारत में इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो 4 नगरीय क्रांतियां हुई हैं। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती है, दूसरी बार महाजनपद काल में यानी इस काल में दिखाई पड़ती है, तीसरी बार जब इस्लाम का आगमन हुआ उसी के साथ दिखाई पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने अपने लिए अलग नगरों का निर्माण किया, क्योंकि वे देहात से उन्हें काफ़ी डर लगता था। उन्होंने अपने लिए अलग नगरों का निर्माण किया। जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, आगरा वगैरह में दिखाई पड़ते। तो तृतीय नगरीकरण थी। चतुर्थ नगरीकरण जो हुआ वो हुआ ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में जैसे कि आप जानते हैं बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी, इनको काफ़ी इन नगरों को काफ़ी डेवलप किया गया, इनको बनाया गया। तो ये थी 4 नगरीकरण। इसके अलावा 5वीं जो नगरीय सभ्यता शुरुआत हुई, नगरीय क्रांति हुई, वो आज़ाद भारत के बाद आई। आज़ाद भारत में 4 नगर दिखाई पड़े, जैसे कि नोएडा है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसके अलावा तीसरा चंडीगढ़ है, और चौथा न्यू रायपुर जो है डेवलप किया गया रायपुर राजधानी के रूप में छत्तीसगढ़ में। तो ये नगरीकरण दिखाई पड़ रहा है। देखिए नगरीकरण सभ्यता को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था वो है लोहे धातु का प्रयोग। इसने सरप्लस मात्रा में पैदावार उत्पन्न की और उस पैदावार को इन्होंने नगरों में रखा और नगरीय क्रांति की एक तरीके से शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद है वणिकवाद का पुनरुत्थान। महाजनपद काल, जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में हमें नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है और नगरीय सभ्यता में व्यापार व्यवसाय का जो है उत्थान होता है। व्यापार व्यवसाय का ही ज़्यादा प्रधान होता है, जबकि ग्रामों में कृषि और पशुपालन जैसी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इस काल में वणिकवाद का पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार हमें वणिकवाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई पड़ा। उसके बाद जो वैदिक आर्य थे वो कृषक और पशुपालक ज्यादा थे। फिर सेकेंडरी उनका पैसा जो था, वो धंधा था उनका जो है व्यापार व्यवसाय, नहीं तो मुख्यतः वो पशुपालक थे, फिर कृषक थे, और फिर अगर कुछ बचता है तो वो उद्योग धंधों पर ध्यान देते थे। लेकिन इस काल में हमें जो है व्यापार व्यवसाय बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े व्यापारी दिखाई पड़ते हैं, वो राजाओं से तक होड़ लगाते थे, पैसे की धन को लेकर उनकी कई होड़ रहती थी। जैसे कि श्रावस्ती का प्रसिद्ध व्यापारी था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक यानी अनाथों का वो रक्षक है। अनाथ पिंडक बड़ा दमदार व्यापारी था, उसकी कई गाड़ियों का कारवां चलता था। इस काल में हमें श्रेणी भी दिखाई पड़ रही है, गिल्ड दिखाई पड़ रही है जो व्यापार व्यवसाय का संचालन करती थी। तो अनाथ पिंडक एक बड़े व्यापारी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए, भगवान बौद्ध के लिए जैत वन लेना चाहा राजकुमार जैत से। और ये राजकुमार जैत जो थे वो कौशल के राजा प्रसेनजित के पुत्र थे। उनसे ये जैतवन लेना चाहा, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। तब उन्होंने उसे मुंह मांगे यानी पूरे जो उद्यान में चांदी के करसापण बिखेर कर रख दिए और उस पर उन्होंने जैतवन उनसे खरीदा और उसे बौद्ध धर्म को दे दिया, बौद्ध संघ को प्रदान किया था। तो ऐसे ऐसे व्यापारी दिख रहे हैं। बालिका नाम की एक और बहुत जो है व्यापारी जो है पुत्री दिखाई पड़ रही है और उसने भी बालिका राम नाम का एक बिहार बनवाया था। तो ऐसे हम बहुत सारे व्यापारियों को इस काल में देख रहे हैं। तो इसका बड़ा कारण ये था कि व्यापार व्यवसाय का जबरदस्त संचालन हुआ था। याद रहे
कि भारत में ये प्रथम नगरीय सभ्यता तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और द्वितीय नगरीय जो सभ्यता है वो महाजनपद काल है, लेकिन गंगा घाटी में प्रथम नगरीय सभ्यता इसी को माना जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा घाटी क्षेत्र में हमें नहीं दिखाई पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। तो बड़े बात का इस काल में पुनरुत्थान हुआ, व्यापार लौटा जबरदस्त तरीके से, और इस काल की जो श्रेष्ठ 6 महानगरियां थी उनमें चंपा भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, श्रावस्ती भी थी, काशी भी थी, तो इस तरीके, और कौशाम्बी भी दिखाई पड़ती है। इसके बाद हमारी जो पॉइंट है अगला, वो है मत्स्य न्याय की स्थिति, स्टेटस ऑफ फिश जस्टिस। ये मत्स्य न्याय क्या होती है? मत्स्य न्याय की स्थिति को हम ऐसे समझें, जब हम समुद्र में देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी निकल जाती है, उससे बड़ी को उससे बड़ी निकल जाती है, ये दिखाई पड़ता है। तो यही स्थिति हमें इस काल में दिखाई पड़ती है। यहाँ जबरदस्त अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी, यह अशांत वातावरण का दौर था, संघर्षों का दौर था। इस काल में युद्ध भी है, अगर बुद्ध हैं तो युद्ध भी हैं, और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची तो नहीं है, पूरक हैं, लेकिन दोनों ही चीज दिखाई पड़ रही है। शांति का संदेश भी दिखाई पड़ रहा है और युद्ध भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस काल में हम देख रहे हैं कि मत्स्य न्याय की स्थिति की दिखाई पड़ रही है। आपस में ये लड़ रहे हैं। राजतंत्रों को गणराज्य का अस्तित्व बड़ा असह्य लगता था, और वे गणराज्यों को मिटाना चाह रहे थे। बड़े राजतंत्र छोटे राजतंत्रों को निपटाना चाह रहे थे। बड़ा संघर्ष चल रहा था, काशी का कौशल के साथ, अंक का मगध के साथ, बज्जी का मल्ल के साथ, ये संघर्ष चल रहा था। अब देखिए ना, इसका परिणाम हालांकि आगे अच्छा ही निकला। काशी के जो राजा थे ब्रह्मदत्त, उसने कौशल के राजा को पराजित किया। बाद में कौशल के जो राजा थे कंस, जिन्हें बारान सिंह भी कहा गया है, उन्होंने काशी को कौशल मर्ज कर लिया। बाद में कौशल मगध में विलीन हो गई। आगे हम देख रहे हैं अंक का भी मगध विलीन हो गया, और जो अश्मक राज था दक्षिण में, जिसकी राजधानी जो है पोटिल या पोताश्रय थी, वो अवंती मर्ज हो गई। अवंती भी बाद में मगध में। यानी कुल मिला के संघर्ष का परिणाम अच्छा निकला। ये जो काल था वो विकेंद्रीकरण और विभाजन का दौर प्रस्तुत कर रहा था, और इस काल में एक एक जो छोटे छोटे राज थे बड़े राजतंत्रों में विलीन होते चले गए। और हम देखते हैं कि पहले 16 थे, उसके बाद ये 8 बचे, 8 के बाद ये शक्तिशाली 4 ही बचे। उनमें एक था कौशल, वत्स, अवंती और मगध। बाद में ये सभी के सभी जो तीनों हैं वो मगध में विलीन हो गए, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पूरे भारत की राजधानी बन गई, और मगध का इतिहास पूरे भारत का इतिहास बन गया। तो ये मत्स्य न्याय की स्थिति दिखाई पड़ रही है, अराजकता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धार्मिक क्रांतियों का युग, इस काल में हमें गौतम बुद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, महावीर स्वामी दिखाई पड़ रहे हैं, आजीवक संप्रदाय दिखाई पड़ रहा है, मोखलीपुत्र गौसाल भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय दिखाई पड़ रहे हैं जो ब्राह्मण संप्रदाय के इतर हैं, ब्राह्मणेतर संप्रदाय हैं। जैन और बौद्ध आगे तेजी से बढ़े, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। तो ये भी हमें इस काल में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सभी के सभी जो है ये ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, वो किन्हीं कारणों से रही हो, लेकिन जो भी है ये प्रतिक्रिया का दौर था, और इन संप्रदाय का उदय हुआ, और लोगों ने इन संप्रदायों को हाथों हाथ लेना भी स्टार्ट कर दिया था। लोहे का व्यापक प्रयोग, देखिए लोहे के प्रयोग के ऊपर कई प्रकार के विवाद रहे। कुछ लोगों का कहना यह है कि सबसे पहले जो है हित्ती समुदाय ने लोहे का प्रयोग किया था एशिया माइनर में, लेकिन उसी काल में यानी 5000 साल पहले इसी काल में थाईलैंड के बनोची से भी हमें लोहे के प्रयोग के एविडेंस मिल रहे हैं। तो इसलिए हम एशिया माइनर के वो जो है हित्ती समुदाय का लोहे पर एक अधिकार की बात को नहीं मान सकते। और हम आपको बता दें कि हमारे भारत में खासकर मध्य प्रदेश में अंगरिया नाम की एक जो है जनजाति है, वो यही काम करती है, धातु निष्क्रमण ही उसका मुख्य कार्य है, और वो भी पिछले 5000 साल से यही काम कर रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लोहे पर एकमात्र बिनौची या हित्ती समुदाय का अधिकार रहा हो। यानी भारत में भी लोहे का प्रयोग होता था, लेकिन अलग अलग समय में ये बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो है
कांस्य सभ्यता दिखाई पड़ती है। इससे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ हमारे भारत में वो थी ताम्र, तांबे के बाद कांसा, कांसे के बाद जो है लोहे का प्रयोग हुआ। लोहे का प्रयोग वैसे तो ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ और महाजनपद काल तक आते आते ये बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुआ। लगभग 900 ईसा पूर्व के लोहे का जो एविडेंस है, जो है हल्का जो फाल मिला है, वो अंतरजी खेड़ा से एटा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। हमें याद रहे लोहे के फाल का जो एविडेंस है वो अंतरजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुआ है 900 ईसा पूर्व के आसपास का। लोहे ने मनुष्य के जीवन में व्यापक परिवर्तन किए। लोहे की कुल्हाड़ियां बनाई गई, इसी से तलवारें बनाई गई और बड़े पैमाने पर गंगा घाटी के वृक्षों को काटा गया और कृषि भूमि का विस्तार किया गया। कृषि और इसी हल से बने हुए लोहे के हल से बने फाल से इसी क्षेत्र में जब कृषि की गई तो सरप्लस मात्रा में जो उत्पादन हुआ, उसी से नगरीकरण की जो क्रांति की द्वितीय नगरीकरण की जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई, हमें देखना पड़ा। यानी लोहे का बड़ा महत्व है और इन्हीं से बनाई गई तलवारों से हम देखते हैं कि आर्यों ने इस क्षेत्र के आसपास की जो जनजाति और अन्य जाति के लोग हैं उनको बुरी तरह से पराजित कर दिया और इस पूरे क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया। तो लोहे की खोज एक टर्निंग पॉइंट रही है। हम जानते हैं कि अवंती में और मगध और अवंती का उत्कर्ष का एक बड़ा कारण यह था कि दोनों ही क्षेत्रों में लोहे की खदानें थी। अवंती यानी उज्जैनी साइड के जो लोहार थे वो भी उन्नत प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लेते क्योंकि यहाँ पर लोहे की खदानें थी बिरसा के आसपास, विदिशा के आसपास। तो इसलिए वो मगध के साम्राज्यवादी नीति का दीर्घ काल तक प्रतिरोध कर पाए थे। और मगध में भी राजगिरी बिहार के कई क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में लोहे की खदानें थी और उन्हीं से ही नए और अच्छे प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। हम जानते हैं कि अजातशत्रु ने जो है रथ मुसलम महाशिला कंटक का जो प्रयोग किया था, दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया था बज्जी संघ के खिलाफ और इसी से वो बज्जी संघ पर विजय हासिल कर पाए थे। तो इस प्रकार से लोहा का प्रयोग से भी इस काल की जो है विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं। विदेशी आक्रमण, जब मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण और मध्य क्षेत्र में कर रहे थे तो पश्चिम में उनकी जो है वे काफी उदासीन रहे और वहाँ छोटे मोटे राज थे, गंधार और कम्बोज, कोई बड़े ताकतवर राजतंत्र नहीं थे यहाँ। और जाहिर सी बात है यहाँ जो है राजनीतिक जो है दुर्बलता की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी। इसी का लाभ उठाकर भारत पर एक के बाद एक दो आक्रमण हुए। पहले जो आक्रमणकारी थे वो पर्शिया से आए थे, पर्शिया यानी ईरान से। पर्शियन साम्राज्य के जो थे उन्होंने आक्रमण किया और उनमें खासकर दारा का जो आक्रमण है, क्योंकि उसके बारे में हेरोडोटस भी जानकारी दे रहा है और उसके नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और बेहस्तून के इंस्क्रिप्शन से भी यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। हेरोडोटस ने भी कहा है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां भाग है और यहाँ से उसे अपने कुल रेवेन्यू का 1/3 प्राप्त होता है, जो 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर है। तो ये जानकारी हमें हेरोडोटस देता है, जो इतिहास का पिता कहलाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हकामनी जो साम्राज्य था, यानी पर्शियन जो साम्राज्य था, इसने काफी लंबे समय तक यहाँ राज किया। उसके बाद जब सिकंदर ने गैंग मेला या अरवेला के युद्ध में इनको बुरी तरह से पराजित किया, दारा तृतीय को निपटा दिया और उसकी राजधानी पर्सिपोलिस को अग्निसात कर दिया, उसी के साथ ही भारत में पारसिक साम्राज्य के जो आधिपत्य की समाप्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद सिकंदर खुद हम पर आक्रमण करने आ गया और हम जानते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, खासकर पश्चिमोत्तर में, उस समय 28 राजतंत्र और गणतंत्र विद्वान थे और इसी क्रम में हम देखते हैं कि सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसे हम झेलम या हाइडा स्पेस के युद्ध के नाम से जानते हैं। 326 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ था। इसमें सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन उसके निर्भीक वचन सुनकर कि हे सिकंदर, मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, उसने न केवल उसका राज्य लौटाया बल्कि उसके राज्य में और भी बढ़ोतरी कर दी। तो ये सारी चीजें हम दिखाई पड़ रही हैं, ये महाजनपद काल में दिखाई पड़ रही हैं, उठापटक उधर चल रही है। सिकंदर के आक्रमण की जो जानकारी है वो यूनानी जो है इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। यूनानी जो है साहित्यकार ही इसकी जानकारी देते हैं, भारतीय साहित्य से इसकी जानकारी
इतिहास से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिकंदर की सेना ने ब्यास पार करने से इनकार कर दिया क्योंकि ब्यास पार भारी ताकत का उसे आभास था। यह नंद वंश के राजा घनानंद का शासन चल रहा था और वो वेरी वेल्थमैन था और वो पश्चिम के देशों के मध्यस्थता करने का साहस भी रखता था। जो भी रहा हो, सिकंदर की सेना लौट गई और 323 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई है। उसके बाद हमने देखा कि उसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। उसने धनानंद को भी निपटा दिया और मौर्यन साम्राज्य स्थापित हुआ और ये भारत का पहला जो है ऐतिहासिक राज्य था। पूरे भारत पर इन्होंने राज किया। चाणक्य की जो अवधारणा थी चक्रवर्ती सम्राट की, वो यहीं पूरी होती है कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 महाजनपद काल में हमें ये सब चीज़ें, ये जो इस काल की जो विशेषताएं हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। आगे मेरी जो चर्चा होगी वो होगी 16 महाजनपद जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनकी राजधानी है, वहाँ जो प्रमुख घटनाएं घटी या वहाँ के शासक कौन थे, इस संदर्भ में मेरी चर्चा होगी आगे। एक साथ धन्यवाद।